मित्रों, जैसा अमित जी ने बताया है उस हिसाब से आज इस वर्ष में ही तीसरी बार कुछ ऐसी कॉलोनीज जो अभी तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कही जाती हैं उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसमें विशेष बात यह है कि इस वर्ष से पहले तक तो केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ वही इन सब कॉलोनीज़ का पता करते थे, योजना बना करके घोषणा करते थे कि ये कॉलोनी नियमित अनियमित कैसी रहेगी। लेकिन इस वर्ष में हमने पहली बार इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जोड़ा है कि जो कॉलोनीज़ अर्बन जो एरिया है उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं और ख़ास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनका मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज़्यादा बन नहीं पाता था, तो अंतोगत विचार यही किया कि अभी एक बार जितनी भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन करके और वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से और उनको सबको नियमित किया जाए। अर्बन एरिया है उसके अंदर यूएलबी और जो अर्बन एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग। तो इस प्रकार 2014 से 2022 उसमें तो हमने 685 कॉलोनीज केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए ही की थी। फिर पहली बार 17 अगस्त को हमने ये कॉलोनीज जो घोषणा की थी 211 उसमें नगर पालिका की थी, 238 टाउन कंट्री प्लानिंग की थी, तो 449 कॉलोनीज ही हमने उस समय घोषणा की थी। आज उसके बाद उसी कड़ी में अगली जो घोषणा मैं कर रहा हूँ उसमें 193 कॉलोनी तो अर्बन लोकल बॉडीज़ की और 110 कॉलोनी टाउन कंट्री प्लानिंग की, ऐसे कुल मिलाकर के 303 कॉलोनी आज जो है इनको घोषणा मैं कर रहा हूँ। 14 जिले जिसमें 21 नगर पालिकाएँ ये सब हैं, 21 नहीं 39 नगर पालिकाएँ ये हैं। तो ऐसे ये सब जगह पर आज कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहाँ इनकी जानकारियाँ सबको, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ की हैं, उन सब कॉलोनीज़ की जानकारी वहाँ सबको मिल रही है। वहाँ हमारे प्रोमिनेंट सब लोग हैं। मैं यहाँ के आपके माध्यम से वहाँ पर एकत्रित सभी ऐसे लोग जो उन कॉलोनी के बाशिंदे हैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। अन्य जो लोग जुड़े हैं उन सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। साथ ही मैं बधाई देता हूँ हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, क्योंकि इनकी देखरेख में ही अर्बन लोकल बॉडीज़ का यह सारा काम चल रहा है। यद्यपि टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है मेरे स्वयं के पास है, तो इसलिए मिल करके हम ये कॉलोनीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ एक जानकारी और कि अभी भी जो हमने पोर्टल पर जितनी जानकारियाँ ली थी उसमें 1507 कॉलोनीज़ अभी भी शेष हैं। इसमें 936 अर्बन एरिया की हैं और 571 ये जो कंट्रोल एरिया है उसकी है। वैसे 1507 कॉलोनीज और हैं जो हमारा संकल्प है कि 31 जनवरी 2024 तक ये सब भी नियमित कर दी जाएंगी। और इसके बाद जो हमने प्रावधान किया है कि आगे नई कॉलोनी कोई भी ना बने, उसके लिए सभी विभाग, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे हमारा टाउन कंट्री प्लान विभाग है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा सिस्टम सब, वहाँ कोई भी रजिस्ट्रेशन कॉलोनी बिना प्लानिंग के नहीं बनेगी। उसके लिए हमने बहुत से कठोर प्रावधान भी लिए हैं ताकि रजिस्ट्रियाँ वहाँ की बंद कर दी हैं। नया कोई बनाएगा उसको डेमोलिश भी करेंगे। नई कॉलोनी ना बने बल्कि लोगों को जो प्लान्ड तरीके से मकान मिल जाए, रेजिडेंशियल मकान खास करके, वैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वो भी सब उसमें साथ जुड़ता ही है, लेकिन सबको मकान यथा संभव मिल जाए। इसके लिए आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि हमने शहरी एरिया के लिए जो गरीब लोग हैं उनको प्लॉट अथवा फ्लैट देने की या जिसको चाहिए उसकी ऑप्शन मांग रहे हैं। अभी तक उस ऑप्शन के आधार पर लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। गरीब लोगों ने अभी एक एक फेज करके कर रहे हैं कि जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है और शहरी एरिया में उनको या तो प्लॉट चाहिए या फ्लैट चाहिए। प्लॉट 1 मरले का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया रखी गई है और फ्लैट जो है वो 450 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत 6 से 8 लाख डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। कुछ शहरों में थोड़ा महंगा जाएगा, कुछ शहरों में थोड़ा सस्ता जाएगा, तो इस हिसाब से करेंगे। और व्यवस्था ये है कि जितना पैसा
वो स्वयं अपने पास से इस वर्ष में जमा करा पाएंगे, वो तो कैश जमा कराएंगे, शेष व्यवस्था बैंकों से लोन लेकर के भी उनको दी जाएगी। जितनी किस्त वो देना चाहते हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स ये किस्तें भी फैसिलिटेट उनको की जाएंगी सस्ते ऋण पर। लेकिन फाइनल जो पॉलिसी है ये जब पोर्टल पर सब जानकारियाँ आ जाएंगी, कितने लोग किस शहर में उनको आवश्यकता है, फिर उसकी हमारे पास कहाँ कहाँ ज़मीन उपलब्ध है, तो पहले चरण में ये पॉलिसी सारी हम अगले महीने 1 नवंबर के आसपास ये बना करके दोबारा से फ्लोट करेंगे। जो फ्लोट करेंगे तो फाइनली बुकिंग उस समय कराएंगे। अभी केवल उनसे ऑप्शन ली जा रही है कि किन को ऐसे मकान चाहिए। अभी तक पिछले सालों में देखा है हमारे डिपार्टमेंट ऐसे गरीब लोगों के लिए मकान बना देते हैं, खास करके हाउसिंग बोर्ड के बहुत से ऐसे फ्लैट बने, पॉलिसी पहले दी नहीं, पहले बुकिंग नहीं हुई, हमने एक वर्ग तय करके कि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको अलॉट करेंगे, और बहुत ऐसे सरकारी बहुत से प्रावधान ऐसे बने रहे कि 10-10 साल से भी वो फ्लैट बन के तैयार हो जाते हैं, उनको अलॉट नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है कि आज भी लगभग 9 से 10 हज़ार फ्लैट्स ऐसे हैं जो बन करके खड़े हैं और अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भी एक प्लानिंग बना करके, ताकि उनको जिस भी तरीके से लोग स्वीकार करना चाहेंगे उनको हम दे सकेंगे, ऐसे 10,000 फ्लैट वो भी देंगे। तो इस प्रकार की एक जानकारी आपको देनी थी। जो कॉलोनियाँ अब नियमित होंगी, इन सब नियमित कॉलोनियों के लिए हमने विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया अलग से इसको विकास के नाते से रखा है। वहाँ गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, अथवा पानी की व्यवस्था है, या फिर पावर की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ऐसे सब मिला करके 3,000 करोड़ रुपया विकास के लिए, जो लगभग 60 लाख रुपया प्रति एकड़ बनता है। क्योंकि सब एरिया जो अभी कॉलोनीज हैं, इन सब एरिया को मिला करके 5,000 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जाएगा। बाकी प्रोसेस पहले से बताई है, उसी प्रोसेस के अंतर्गत जो पहले हमने की थी उसी हिसाब से ये हमने कॉलोनी जो है वो नियमित की हैं। कॉलोनी को नियमित कराने के लिए जो पहले प्रावधान हमें किए थे, उसके अंदर एक पिछली बार मैंने बताया था, छूट दी थी। पहले हमने RWA का एक प्रावधान रखा था कि रजिस्टर्ड RWA उस कॉलोनी की वो अप्लाई करें, लेकिन अनियमित कॉलोनी है, उसकी कोई RWA वगैरह थी नहीं। तो बाद में हमने निर्णय लिया था कि उस कॉलोनी के कोई 5 लोग मिल करके और उसमें अप्लाई कर दें। नियमित होने के बाद फिर उस RWA को विधिवत वहाँ रजिस्टर करा लेंगे, तो उस कॉलोनी में समाधान जो है उनका किया जा सकता है। इन सब कॉलोनियों में क्योंकि पहले से प्लान नहीं है, तो सामान्यतया तो ऐसी आवासीय कॉलोनियों में वाणिज्यिक एरिया, कमर्शियल एरिया 4% तक रखा जाता है। लेकिन वहाँ जो कि पहले बन चुकी हैं, इसलिए उस सीमा को हमने हटाया है। उसमें जो भी बना हुआ है उसमें 4% से अधिक भी हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पर वहाँ अगर मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, होटल बने हैं, बैंक्वेट हॉल बने हैं, तो उसके विशेष प्रावधान बने हुए हैं। उन प्रावधानों के हिसाब से उसका शुल्क लेकर के उनको भी नियमित कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति का जो भी उसको हम कहें, वर्तमान वर्ष में हमने इसको एक 15% छूट के साथ और लागू किया हुआ था, जिसका हमने उसको शायद 31 अक्टूबर तक, 15 नवंबर तक इस वर्ष का वो बढ़ा दिया था। ये तो पहले से जानकारी हो गई है। एक जानकारी आज मैं और जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं, और एरियर्स में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है, तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीज़ें रेगुलराइज हो रही हैं। तो लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने कई वर्षों का भी एरियर अभी बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। अब चूँकि वो सारा निकल करके आ रहा है, बहुत साल पहले का तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ सालों का ही रिकॉर्ड है। ऐसे सबके एरियर्स पहले तो इंटरेस्ट के साथ भी था, क्योंकि प्राय जितना एरियर है उतना ही इंटरेस्ट भी है। वो उतना ही इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बंधन है कि जितना कोई टैक्स या एरियर बाकी है उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर उससे ज़्यादा लगाने की छूट होती तो शायद उससे डबल ट्रिपल भी ये हो सकता था। लेकिन जितना एरियर है उतना उस पर
टैक्स और पेनल्टी भी है। तो आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि पिछला जितना भी एरियर है उसके ऊपर टैक्स और जो पेनल्टी है उस सारे को माफ़ किया जाता है, पूरा इंटरेस्ट और पूरी पेनल्टी, और वो लगभग 8,000 करोड़ रुपया है जो माफ़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एरियर भी 8,000 करोड़ रुपए हैं। अब ये 8,000 करोड़ रुपए का डाटा वो केवल हमारे डिपार्टमेंट के पास, म्यूनसिपैलिटी के पास है बना हुआ, और वो निकला है प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद। इसको भी अगर वो जमा कराते हैं अभी भी, तो जमा कराने के बाद उनको उस पर भी 15% की छूट सारे पर ही दी जाती है, अर्थात 120 करोड़ रुपया उस 8,000 करोड़ रुपए पर भी नहीं, 1,200 करोड़ रुपया। वही कहूँ कि क्या उनके मुंह में जीरा हो गया था। 8,000 करोड़ रुपए पर 1,200 करोड़ रुपया वो भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी विवाद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ हो, डिपार्टमेंट में उसका एंट्री ना हो, तो ऐसे सबको एक प्लान बना करके उसके हम कैंप्स लगाएंगे। उसके लिए स्थान के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, उस सारे एरिया के लिस्ट को बैठेंगे, सबको मैसेज देंगे, जिनके फ़ोन नंबर्स हैं उनको फ़ोन पर देंगे, जिनके फ़ोन नंबर्स नहीं हैं उनको उनके रेजिडेंस एड्रेस पर लिख करके भेजेंगे, ताकि एक रूटीन बना करके डेली कितने लोग उन्होंने वहाँ करने हैं, तो एक जितना समय उस शहर के अंदर इन सबको हियरिंग देने के लिए लगेगा उसको हियरिंग देंगे, ताकि हम चाहते हैं विवादों का समाधान, जैसे हमने कार्यक्रम चलाया था कि पिछले विवाद जितने ज़्यादा समाधान किया जा सके उतना लोगों को भी राहत मिलेगी, डिपार्टमेंट का भी सारा रिकॉर्ड जो है वो क्लीन अप होगा। आज तो पैसा आना कि नहीं आना है, लेकिन इस पिछले बोझ जो है एरियर का बोझ, इसको उठाते उठाते भी कई सैकड़ों लोग उसमें दबे पड़े हैं। तो इसलिए कम से कम वो राहत मिलेगी, और हम चाहते हैं कि जनता को राहत दे करके हम ज़्यादा समाधान की ओर आगे बढ़ें। एक ये योजना आपके सामने मैंने रखनी थी। दूसरी घोषणा है हमारी पावर डिपार्टमेंट की। पावर डिपार्टमेंट की एक बड़ी समस्या, ये जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को पावर डिपार्टमेंट का साथ समझौता करके अपनी लैंड देनी होती है, पावर हाउस बनाना होता है, और उसके बाद फिर जो कंज्यूमर हैं उनको कनेक्शन मिलते हैं। अभी तक की जो शर्तें रही हैं उसमें बिना उनसे ज़मीन लिए हुए भी, बिना पैसा लिए हुए भी, और वो बिल्डिंग बनाने का उनको छूट मिल जाती थी, बिल्डिंग बनाते थे, बाद में कंज्यूमर्स को कनेक्शन मिलते नहीं थे, फिर उनको जन सेट पर आना पड़ता था, और महंगी बिजली उनको, यानी जो बिजली शायद ऐसे फ्लैट में 5, 6, 7 रुपये का यूनिट होगा उनको 18, 20 रुपये यूनिट भी भरना पड़ता था। बहुत से केसेस हमने इंडिविजुअली गुरुग्राम में निपटाए भी हैं, अभी पीछे सोनीपत, पानीपत, यहाँ पे भी कुछ विषय आए हैं। लेकिन उसके लिए जो आगे ये समस्याएं ना आए, इसके लिए एक पॉलिसी ये अब बनाई है, और उस पॉलिसी में पहले तो उसके अंदर CRC, HERC उनको नियमावली अपनी बनाने के लिए कहा था डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने फाइनली ये नियमावली बना दी है, और वो नोटिफाई या तो आज करेंगे या कल करेंगे, लेकिन उनकी ओर 27 सितंबर को कर दिया सर, वेबसाइट पे देख सकते हैं। 27 सितंबर, अच्छा 27 को कर दिया। तो खैर उनसे बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने इस पॉलिसी के लिए उनको कहा कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं, आप इसकी घोषणा कर दें। उसमें नए पावर स्टेशन के बनाने के लिए उनको एक तो ज़मीन जो है वो कंस्ट्रक्शन से पहले देनी होगी, यानी जो हाउसिंग प्लान उसकी बनाएंगे उस प्लान से ज़मीन पहले देनी होगी, जो पहले कई बार नहीं ली जाती थी। दूसरा, जो हाउसिंग प्लान बनाने के लिए उनको जो परमिशन दी जाती है उससे पहले 50% पैसा जमा कराना होगा, अन्यथा वो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो इतना सब करने के बाद कम से कम डिपार्टमेंट के पास ज़मीन आ गई, 50% पैसा आ गया। अगला 50% जो है वो 2 साल के अंदर या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से पहले ये जमा कराना होगा। तो 100% आने के बाद वहाँ पावर हाउस बनाना और उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके फिर कनेक्शन इंडिविजुअल हाउस को देने का काम ये डिपार्टमेंट का हो जाएगा। डिपार्टमेंट इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। पहले कभी कभी वो सामूहिक कनेक्शन, बल्क कनेक्शन ले लेते थे, और बल्क कनेक्शन के बाद अपने आप फिर आगे कंज्यूमर को बांटते थे, बिल कलेक्ट करना, फिर इकट्ठा करके और डिपार्टमेंट को देना। कभी डिपार्टमेंट का ज़्यादा हो जाता था, कभी उनका ज़्यादा हो जाता था। तो वो कोई बल्क कनेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक एग्रीमेंट के हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना करके डिपार्टमेंट जो है उनको इंडिविजुअल कनेक्शन देगा,
उसके बाद कोई रोल डेवलपर का उसमें नहीं रहेगा। क्यों पिकदा चाहिए ना? हाँ, इससे कुल मिलाकर के कॉलोनी के जो निवासी हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा ये हो जाएगी। इसी के साथ पावर डिपार्टमेंट का ये एक विषय है जो बहुत शिकायतें हमको मिलती हैं। इमारतें हैं या सरकारी या प्राइवेट, उनके ऊपर से तारें निकल रही होती हैं, वो हाई टेंशन भी है और 11 kVA 33 kVA वो सारी उसके ऊपर जा रही होती हैं। अब वस्तुस्थिति तो ये है कि पहले लाइनें लगती हैं, उसके बाद लोग नीचे घर बना लेते हैं। अब है स्वभाव लोगों का बना हुआ, क्योंकि सस्ती ज़मीन मिल जाती है या अपनी किसी के पहले होती है, वो बना तो सकते नहीं है, बनाना भी नहीं चाहिए। अब दुविधा ये भी है कि ज़मीन उनकी है, लाइन सरकार की, पावर डिपार्टमेंट की है, तो वो बना लेते हैं। वो कहते हैं हमारी ज़मीन है, क्यों रोकते हैं? उसका समाधान जब निकलेगा। लेकिन कम से कम इस पर हमने एक बार पहले भी 2016 में एक उनको राहत दी थी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके घरों के ऊपर से गुजरी तारों को हटाने के लिए अभियान जो चलाया था, 7,849 स्थानों पर 11 kV और 95 स्थानों पर 33 kV लाइनों को इनको बदल करके और अल्टरनेटिव रूट से ले गए थे। 112 करोड़ रुपया उसमें खर्च आया था। अभी भी बहुत सी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं जिनकी डिमांड है, उसमें प्राइवेट भवन भी हैं और सरकारी भवन भी बहुत जगह पर हैं। सरकारी ज़मीनों के ऊपर भी आखिर लाइनें निकलती हैं, तो उनको भी राहत चाहिए। कहीं कॉलेज है, कहीं स्कूल है, कहीं अन्य संस्थाएं बनी हुई है, अस्पताल बने हुए हैं। तो इन सब को हटाने के लिए हमने बजट में 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 151 करोड़ रुपए लगा करके, और इन सब जो डिमांड्स हैं तारों को हटाने की, इसको भी पूरा किया जाए। एक विषय है डेरे और ढाणियाँ, इनके कनेक्शन। बहुत डिमांड आती रहती है कि वहाँ बिजली नहीं पहुँची है। अब स्वतंत्र भारत में लोग स्वतंत्र हैं, गांव की बजाय कहीं भी जाके अपना मकान बनाने की इच्छा करते हैं। और जब सुरक्षित प्रदेश हो तो उसके अंदर बहुत आसान हो जाता है, सुरक्षा कम हो तो लोग डरते हैं। लेकिन आज तो खेतों में, ढाणियों में, इधर उधर कहीं भी अपना 2 घर 4 घर बना के रहने लग जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं पावर दो, कनेक्शन दो। जब तक डिमांड नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, तब तक तो लोग गुजारा कर लेते थे। आज हर गांव में बिजली हो गई है और हर गांव में भी अब 24 घंटे बिजली होने की और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, जहाँ 2 घर 3 घर 5 घर हैं, वहाँ भी जो डिमांड आई है, अभी तक हमने उसमें प्रावधान किया था। 2016 में हमने आके किया था कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर पैट का ट्रांसफर लगा करके 8 घंटे तो एग्रीकल्चर की जो पावर थी वो, और बाकी समय में पैट ट्रांसफार्मर के लिए उनको अलग समय में उनको ये कनेक्शन लेकर के, इसके अलावा और 13 घंटा, तो 13 और 8 21 लगभग 24 ही हो जाता। तो इतनी पावर उनको मिल जाती थी पैट पर। और कुछ लोगों ने जहाँ ट्वेल्व कनेक्शन नहीं थे, उन्होंने सोलर कनेक्शन लेकर के बड़ा काम चलाना शुरू किया। फिर भी बड़ी डिमांड थी। हमने उसके अंतर्गत फिर सबसे पहले 2016 में एक विषय किया था कि 1 किलोमीटर जो हमारी फिरनी है, उस फिरनी से 1 किलोमीटर तक जो घर बने हैं 2 या 3 यानी 10 की आबादी है, अब एक ही घर की 10 है तो भी, 3 घर है तो भी, लेकिन उसको कनेक्शन हम देंगे। 1 किलोमीटर देने शुरू किए थे। आज 1 किलोमीटर के बाहर वो भी लोगों ने मांगना शुरू किया है। तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 3 किलोमीटर तक, कि फिरनी से 3 किलोमीटर तक अब ये कनेक्शन उनको दिए जाएंगे। और 3 किलोमीटर मैं समझता हूँ हरियाणा का प्राय हर घर आ जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं आएगा तो उसको हम यही कहेंगे कि या तो जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है उससे चले, अगर एग्रीकल्चर सिस्टम से नहीं भी चलना है तो मुफ्त की बिजली मिलती है सोलर कनेक्शन। जितना भी बड़ा उनको लेना हो अपने घर की डोमेस्टिक के लिए, नॉट अदरवाइज, डोमेस्टिक के लिए सोलर कनेक्शन जो लेना है, उसमें जो कैपिटल सब्सिडी है उसको 50% कर रहे हैं कि उनको 50% कैपिटल सब्सिडी देंगे जब तक वो सोलर पर चलाएंगे। सोलर के बाद जब उनका नियमित कनेक्शन कभी कोई मिलने की बात आएगी तो उसके बाद में वो सोलर रहना है सोलर पर है, सोलर पर नहीं रहना तो सोलर पर ना रहे, लेकिन हर घर को बिजली ज़रूर मिले, इसका हम प्रावधान कर रहे हैं। एक इसके अंदर और एक प्रकार है, वो है गांव जिसकी फिरनी नहीं होती है लेकिन जिसको बेचिरा गांव कहते हैं। तो बेचिरा गांव में भी अगर अलग ट्रांसफार्मर लगा करके हमको लाइन वहाँ तक पहुँचानी है, घर चाहे वहाँ 2 हैं चाहे 10 हैं, वहाँ भी अलग से एक कनेक्शन उस बेचिरा गांव के नाम से
ज़रूर हम पहुंचाएंगे, क्योंकि बेचरा गांव का मतलब वैसे तो यह है कि उस गांव में कोई आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ढाणियाँ वाणियाँ कहीं बन जाती हैं तो एक कनेक्शन हर बेचरा गांव का भी हम रिजर्व करते हैं, वहाँ चाहे वो कितना ही किलोमीटर हो, लेकिन बेचरा गांव में एक कनेक्शन। ऐसे 200-300 गांव हैं लगभग बेचरा, ज़्यादातर उसमें यमुना जिले के हैं, तो उस प्रकार से उनको भी कनेक्शन की सुविधा ये मिल जाएगी। एक ये 150 मीटर क्या है, 300 मीटर 150 मीटर फिनिश है, उसको हम कनेक्शन चार्जेस लेके हाँ। ही लगाए पहले 3 किलोमीटर तक फिर चार्जेस लेंगे वहाँ। हाँ, नहीं इंस्टॉल करेंगे वही तो उसमें पहले 150 मीटर तक कोई चार्जेस नहीं लेते थे, जो सामान्य कनेक्शन देते थे उसी का चार्जेस था, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइन कनेक्शन ये वो नहीं था। उस 150 मीटर को 300 मीटर कर रहे हैं लेकिन 300 मीटर के बाद जो LT-HT लाइन होगी उसका 50% पैसा ही लिया जाएगा कंज्यूमर से, बाकी 50% डिपार्टमेंट देगा। पहले पूरे का पूरा कनेक्शन का चार्जेस जो है वो 150 मीटर के बाद लिया जाता था, अब 150 से 300 मीटर कर दिया। 300 के बाद जितनी भी लंबी लाइन होगी उस खर्चे का 50% कर दिया, बाकी 50% निगम जो है वो वहन करेगा, यही ना। इसके बाद एक स्कीम हमने और बनाई, 300 तक तो सब फ्री हो गए, 300 के बाद जितनी लंबाई होगी उस लंबाई में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा होगा, पहले तो पूरा ही लिया जाता था 150 मीटर के बाद, अब 300 के बाद जितना होगा उसका 50% लिया जाएगा। एक स्कीम और जो हमने शायद हरियाणा बनने के बाद पहली बार उसको शुरू किया, और वो था कि बहुत से ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन जिनकी डिमांड रहती थी कि हमारा लोड कनेक्शन बढ़ गया है, लोड बढ़ाओ। अब किन कारणों से वो कम हुआ, या तो उन्होंने डिमांड पहले कम की होगी, या जब डिमांड थी उस समय शायद कम एरिया से चाहे करते होंगे, बाद में ज़्यादा एरिया हो गया, या उनकी आवश्यकता या डीप ज़्यादा हो गया तो लोड ज़्यादा। अब लोड जो है वो बढ़ाना उतना आसान नहीं था। अब हमने उसको योजना के अंतर्गत जुलाई 2023 में हमने स्कीम दी थी कि उसमें अपना जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करें कि कितना कनेक्शन चाहिए, जितना कनेक्शन चाहिए वो सब डिक्लेयर करें, हम उसको सबको देंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक उसमें 86,000 जो AP कनेक्शन हैं, कंज्यूमर हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, और इस अप्लाई करने के बाद लगभग 600 मेगावाट ये लोड जो है ये एक्सटेंशन में और उनको दिया जाएगा। जिस प्रकार से अब प्राय वैसे तो सब कंज्यूमर आ गए हैं, फिर भी आज उसकी लास्ट डेट डिक्लेयर कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक। अब ये लास्ट डेट है कि जिसने भी अप्लाई करना वो सब अप्लाई कर दें, उसके बाद इस फैसिलिटी को एक प्रकार से रोक दिया जाएगा। तो क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है, इतने लोग आ भी गए हैं, मुझे नहीं लगता कोई बच्चे होंगे, फिर भी बच्चे होंगे तो आज 6 तारीख है और 31 यानी 25 दिन अभी बाकी हैं, तो इसके बाद भी हम उसको करेंगे। और इसमें भी हाँ, ये तो यही है। एक चीज़ और उसमें नई जोड़ रहे हैं, वो ये शिकायत किसानों की एक होती थी, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। सामान्यतः जब ये इसमें होता था क्या तांबा कॉपर जब वायर्स उसमें ट्रांसफार्मर में होते तो बहुत शिकायतें थी, लेकिन जब से वो चेंज करके उसको एल्युमिनियम की या किस चीज़ की आती है, एल्युमिनियम की वायर आती है, तो शायद वो शिकायतें तो कम हुई हैं, क्योंकि उतना मटेरियल अब उसमें से चोरी करने के बाद मिलता नहीं है। फिर भी शिकायतें भी हैं। शिकायत किसान जो चोरी होती थी तो उसका काम रुकता था, पुलिस स्टेशन में जाके वो कहता था इसकी शिकायत लिखो। पुलिस स्टेशन कहता था ये प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, पावर डिपार्टमेंट की है। तो पावर डिपार्टमेंट आकर के शिकायत करे, पावर डिपार्टमेंट वालों को चिंता नहीं कि शिकायत करें तो ना करें, उनकी कोई जाता थोड़ी है कुछ, या तो किसान का गया जो गया। अब हमने अल्टीमेटली किसान को ये राइट दे दिया है कि किसान की शिकायत के ऊपर पुलिस FIR करेगी, चाहे पावर डिपार्टमेंट सो भी जाए तो भी अगर चोरी हो गई है तो वो शिकायत करेंगे। और शिकायत करने के बाद भी नया कनेक्शन, उसमें नया कनेक्शन पहले 50% पैसा जमा करा के लेना पड़ता था, 6 साल हो जाए तो 20% से कराना पड़ता था, 20% पैसा दे करके वो नया कनेक्शन लेते थे।
अब उसने 50% कर दिया है कि 50 की जगह केवल 25% पैसा जमा करा करके नया कनेक्शन, नया ट्रांसफार्मर रखा सकता है। और 6 साल अगर हो गए होंगे तो 10% पैसा जमा करा करके वो नया ट्रांसफार्मर रखा सकता है। और बाद में चोरी पकड़े जाने के बाद अगर वो ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो ये पैसा उसका वापस हो जाएगा। तो ये एक सुविधा ऐसे किसानों को जहाँ के ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं उनके लिए ये सब किया है। सबसे पहले वैसे बताना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पेपर्स में ज़रा ऊपर नीचे था, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले जितना एक बड़ा विषय, ज्वलंत विषय, पूरे देश भर के लोगों की भी नज़रें इस पर लगी है, हरियाणा, पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी हैं, इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, बाकी सब हैं, जिनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, SYL के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि SYL लहर तो बनेगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो ज़मीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे SYL की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकालें। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, फिर 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। पंजाब को सर अभी भी फैसला आने के बाद आपने क्या आपको लगता है कि मतलब पंजाब के रवैये में कोई फर्क आएगा? देखिए, वैसे तो रवैये में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ इधर से उधर से खेलते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का MLA वहाँ बैठ के कर रहे हैं कि हाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते, पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो, हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं, तो निर्णय क्या करते होंगे? बीच में एक दीवारी तो है, इधर पंजाब की बात कर रहे हैं, उधर हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कैसा चेहरा देखेंगे? ये आप ही देख रहे हैं, और इस चेहरा का कैसा चेहरा ये बना है, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया प्रश्न ये मिला है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पूछना चाहिए। मेरे से तो उत्तर आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ से उत्तर पूछना है वहाँ से पूछने के लिए मैं तो कह रहा हूँ ये प्रश्न आपको उन दोनों से पूछना चाहिए, इधर भी पूछना चाहिए, उधर भी पूछना चाहिए। अकाली दल ने भी ये कह दिया कि जहाँ पर भी जमीनों का सर्वे होता है अधिकारियों का घेराव करें, ना केवल सरकार। प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है। एक सरकार के 2 चेहरे, 2 मुंही सरकार। प्रश्न तो ये है, वो तो पहले भी अकाली तो पहले भी ऐसे करे थे, वो तो एक स्टैंड अलग अलग है पहले से, आज का नहीं है। लेकिन एक ऐसे विषय पर एक ही आदमी यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, तो मैंने तो अभी दे दी ना, और क्या चीज। मेरा कहना है सरकारी आवास को इस्तेमाल करने का विषय नहीं है, वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं,
लेकिन एक ही पार्टी दो अलग अलग बातें, और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। एक ही बात तो बोले, दिल्ली का लोग, दिल्ली मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रभारी हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो कुछ मिला करके कुछ ना कुछ एक स्टैंड पर आए, समझ में तो आए। एक स्टैंड लें, चाहे हमारे विरोध में लें, पक्ष में लें, उनका काम है। आज विषय वो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ कहा है, हम तो उसको देख रहे हैं। अब हमारी लड़ाई इनके साथ वैसी नहीं रही है। इनका तो एक स्टैंड अपना है, हमारा स्टैंड अपना है, सब पार्टियों, हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है। लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना चाहिए। खैर, ये विषय आपके लिए उनसे पूछने का है, पूछना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरी बधाई भी मुझे आपके माध्यम से वो देनी है कि चीन के हांगझाऊ में जो एशियाई खेल हो रहे हैं, उसमें इस समय तक कुल देश की जो मेडल टैली है वो 83, इंडिविजुअल 47 और टीम के 36 हैं, जिसमें 20 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं, 32 ब्रॉन्ज हैं, ऐसी 83 हैं। और इसमें हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि 83 में से हरियाणा के हैं 21, विच इज़ मोर देन 25%। 84 होते तो 21, 83 में 21, तो इट इज़ मोर देन दैट। जिसमें 7 गोल्ड हैं, अगेन ये 1/3 हैं, 3 सिल्वर हैं, 11 ब्रॉन्ज हैं। इस प्रकार से ये जो एशियन पैरा एशियन, इसमें एशियन ही है, पैरा एशियन तो नहीं है, एशियन गेम्स में कुल 655 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसके अंदर हरियाणा के हैं 86, यानी कुल मिलाकर के 15। सोनम का मेडल आ गया है तो 22 हो गए। 22 हो गए। चलो आपके बैठे बैठे 21 से 22 हो गए, सोनम मलिक का है, आपके बैठे बैठे 22 हो गए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जानकारी अपने को है ही है कि हमने इनको, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ रुपया, और जो रजत है 1.5 करोड़ रुपया, कांस्य 75 लाख रुपया, और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है जो नहीं भी कोई मेडल ले पाया तो भी उसको 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी, ये उनको राशि जो देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर्वाधिक है पूरे, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। प्रोक्योरमेंट, इसकी जानकारी भी मैं जरूर देना चाहूँगा कि आज 5 अक्टूबर तक जो धान है उसकी आवक 21 लाख मीट्रिक टन हुई है, जिसमें 13 लाख मीट्रिक टन जो है खरीद हो चुकी है, 5.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। कुल 1985 करोड़ रुपए लागत का ये धान अभी तक हमने लिया है। बाजरा 26 लाख क्विंटल, यानी 2.65 लाख मीट्रिक टन ये आवक हुई है। 22 लाख क्विंटल खरीद कर ली गई है और 11 लाख क्विंटल इसका उठान हो गया है, जिसकी राशि 148 करोड़ रुपया ये बनती है। आपकी जानकारी के लिए कि बाजरा जो है ये पहले तो एमएसपी पर खरीदा नहीं जाता था, तो एक वर्ष ऐसा था हमने पूरे रेट पर यहाँ जो एमएसपी रेट है उसका खरीदना शुरू किया था 3 वर्ष पहले, लेकिन अच्छा अनुभव नहीं रहा क्योंकि उसकी स्मगलिंग राजस्थान से बहुत अधिक हो गई थी, जो हमको महंगे भाव पर लेकर के सस्ते भाव पर बेचना पड़ा, तो नुकसान ज़्यादा हुआ था। उससे अगले 2 साल लगातार हमने भावांतर उभराई योजना दी कि जितना जिसका बाजरा है उसने बेचा है या नहीं बेचा है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एवरेज 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमने उनको पहले साल में 600 रुपये, 450 या 650, 400 क्या था दोनों में से, वो हमने भावांतर उभराई दी थी। इस बार एमएसपी 2500 रुपये है। हमने कमर्शियल जो परचेज है हैफेड ने 2200 रुपया प्रति क्विंटल करनी शुरू कर दी है, 300 रुपये प्रति क्विंटल के, और वो जिन्होंने बेची है उनको हम वो देंगे। और इसके बाद ये भी हमको एक परमिशन मिल गई है अब नेफेड की ओर से कि 2.5 लाख मीट्रिक टन हम प्रोक्योर भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए कुछ दिन बाद वो फिर 2500 रुपये खरीदी जाएगी, उसमें फिर भावांतर उपाय योजना नहीं दी जाएगी क्योंकि पूरा 2500 रुपये का होगा। जो 2200 रुपये में खरीदी है उसको 300 रुपये देंगे, जो 2500 रुपये खरीदा जाएगा वो नहीं। कोशिश हमारी ये भी है कि हम 2.5 लाख से ज़्यादा भी ये करा सकें। मेरी कल ही जो मंत्री हैं केंद्र में पीयूष गोयल जी, उनसे बातचीत हुई
तो उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि बाजरा थोड़ा और ज़्यादा खरीदा जाए। अगर हमको और ज़्यादा की परमिशन मिलती है तो ये 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख भी हो सकता है। अभी अनुमानत 6 लाख मीट्रिक टन फसल ये बाजरे की हरियाणा में इस बार होगी। बाहर के प्रदेशों से स्मगलिंग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शिकायतें मिली हैं थोड़ी बहुत के बाहर 1900 रुपये रेट चल रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ 2200 रुपये बेचते हैं। हमने सख्ती की हुई है कि हमारा बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती हो और वो उसको हम वहाँ से यहाँ ना आने दें, इस प्रकार का कार्यक्रम चलाएं। नहीं, आड़ती खरीदेंगे तो 2200 से ज़्यादा खरीदेंगे तो खरीद सकते हैं। 2200 अगर है तो 300 देंगे, 2200 ज़्यादा बिकेगा तो फिर जो अंतर है वो मिलेगा। हाँ, आड़ती वाला भी मिलेगा, उनके पास जे फार्म होगा तो वो ले सकते हैं। और अगर कहीं रेट ही 25 से ऊपर चला जाए तो ना लेना ना देना। तो मित्रों, ये सारे विषय अब सभी जितने भी हमारे जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो आज हमने 303 कॉलोनीज़ का जो घोषणा की है, उन 303 कॉलोनीज़ के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टबल बर्निंग को लेके क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है? कितने केसेस अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं? देखिए, स्टबल बर्निंग बिल्कुल रुकी तो नहीं है, लेकिन जितने पहले वर्षों में होते थे उससे काफ़ी कम है। एकदम आंकड़ा शायद 200 कुछ ऐसे केसेस हुए हैं हरियाणा में अभी तक। 2500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने जुर्माना भी लगाया है। और अब कुछ एक एरिया है जिसके अंदर ये होता है, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका कमर्शलाइजेशन, बिक्री अगर ऐसे प्रावधान बन जाए वहाँ की उपयोग करने के लिए, हम कहीं ना कहीं उनको व्यवस्था देंगे। मुझे लगता है वो भी रोक लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ कमर्शियल उसका सिस्टम बन गया है बिक्री का, वहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फैसिलिटेट करते हैं उनको बेलर भी दिए हैं, उनको खरीदने के लिए जो उनको राशि किसानों को भी देते हैं, उनको डंप भी जगह भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी देते हैं। और वो फैक्ट्री में जो ले जा करके, चाहे वो एथनॉल के लिए लेके जाए, चाहे इसके लिए एथनॉल या फिर और क्या बनाते हैं, पावर बनाते हैं, ब्रिकेट्स बनाते हैं। तो ऐसा कमर्शलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई फैक्ट्रीज चालू हो गए हैं, कुछ फैक्ट्रीज ने हमारे से इकरार भी किया कि वो भी आकर के बनाना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के बाद ये जो ईंधन है इसका उपयोग इतना बढ़ जाएगा कि धान के साथ साथ इसका पैसा भी एक किसान को लाभदायक विषय बनेगा। जीएसटी कलेक्शन जो है वो पूरे देश में 5वें नंबर पर है हरियाणा, और इस बार जो है रिकॉर्ड तो जीएसटी जो है कलेक्ट भी किया गया। क्या कुछ मापदंड जो थे वो अपनाए गए थे जीएसटी कलेक्शन को लेकर? देखिए, जीएसटी हमारा जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें वी आर हाईएस्ट वन इन कलेक्शन ऑफ पर कैपिटा जीएसटी, हाईएस्ट वन। आंकड़ा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हाईएस्ट वन है हम। अब उसमें यही है कि जहाँ कहीं ऐसी गुंजाइश होती है पिलफरेज की, जहाँ अंडर बिलिंग की या बिल ना काटने की, ऐसे बहुत से केसेस ध्यान में आए हैं। उसके ऊपर सख्ती भी की गई है, डिपार्टमेंट ने सख्ती की है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी की है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। और इसके कारण से जो एक चेन सप्लाई होती है इसमें, उसका डाटा शेयरिंग भी टेक्निकल सिस्टम से बढ़ गया है। पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट को डाटा भी नहीं मिलता था कि कोई दूसरी स्टेट से माल खरीद के लाया है, वो किस भाव लाया है, कितने का लाया, क्या अमाउंट है, उसका बिल कटा कि नहीं कटा है। अब वो सारा डाटा, हम देश भर का सारा डाटा एक दूसरे के साथ हम उसको शेयर कर सकते हैं कि कोई सामान आया, कोई कहता पंजाब से लेके आए, हमें पता है कि पंजाब से बिल कट के आया, ट्रक में इतना माल है और इतना इसका बिल बना हुआ है। फिर रास्ते में चेकिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। पहले हर जगह एक मुसीबत होती थी कि उसको खाली कराओ, उसको देखो बिल कटा कि नहीं कटा, कौन सा माल गया, कितना गया। बहुत विरोध भी होता था और ये संभव भी नहीं था हर गाड़ी के लिए। कितनी हजारों गाड़ियां एक दिन में, रात में कितनी निकलती हैं हर सड़क से। इसलिए कहीं कहीं कोई पकड़ ली, थोड़ा डर बैठा। अब सिस्टम जो बदले हैं, उस सिस्टम में चोरी करना प्राय उसमें, मैं ऐसा तो नहीं कहता असंभव हो गया होगा कि हर जगह अनपढ़ आदमी भी साइबर क्राइम कर रहा है। हम देखा ना पुराना में 10वीं पास 8वीं पास वो लड़के साइबर क्राइम करते हुए मिले। जो 8,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी आएगी, जो प्रॉपर्टी टैक्स जिसको बोल रहे हैं शहरों का, ये कब से माना गया कि 8,000 करोड़ का तो माफी कर दिया, वो तो एक मुश्त बकरी है, जब कोई जमा कराई जाना कर रहे हैं वो कंडीशनल नहीं, वो तो कराया है। इसमें जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, जो
जो इंटरेस्ट रेट हमने बात की है ये सभी की है कंडीशनल है जो जमा कराएगा। हाँ, जो जमा कराएगा 31 दिसंबर तक 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने में जो जमा कराएगा उसके लिए ये सारा माफ होगा और 15% वो फ्री करेगा।